हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाजुक मोड। 2 हफ्ते के ब्रेक के बाद और 10,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद वी आर बैक। अंबर हैज बीन रियली बिजी, आई हैव बीन बिजी। एक दो इवेंट्स थे वीकेंड पे व्हिच पुट मी ऑन द रोड एज वेल। तो वी अपोलोजाइज फॉर गोइंग MIA अगेन। और कुछ दोस्तों के मैसेज भी आए कि भाई क्या हो गया, किधर है पॉडकास्ट। तो वी आर डूइंग दिस ऑन अ फ्राइडे। इट्स 8 a.m. और आई एम इन DC, 5 p.m. इन पाकिस्तान। तो आई एम जस्ट गिविंग यू द टाइम स्टैम्प क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जिस पे हम आज बात करेंगे वो इवॉल्व हो रही हैं। And then, of course, the big story, not related to Pakistan, but globally, has been कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक बार फिर फ्लेयर अप हुआ है। हमास के टेरर अटैक्स के बाद इजरायली बॉम्बिंग्स, क्या हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। बट अंबर और मैं इस पॉडकास्ट की रिकॉर्ड करने से पहले इस पे बात कर रहे थे कि ये बहुत इमोशनल टॉपिक है और हम दोनों इस टॉपिक पे एक्सपर्ट्स भी नहीं हैं। तो अगर आप इस टॉपिक पे बात समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मेरा जो दूसरा चैनल है पाकिस्तानमी, उस पे मैंने एक एक्सपर्ट का इंटरव्यू किया है। तो नुसैरत का एक्सपर्ट हैं, रीजन से हैं, जानती हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट की तारीख क्या है, क्या इश्यूज हैं और इसका इम्प्लिकेशन क्या होगा। तो वो अगर आपने कॉन्वर्जेशन सुननी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस चैनल पे जाके वो डिटेल्ड कॉन्वर्जेशन सुन सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा बेहतर है कि हम एक्सपर्ट्स को जो रीजन से हैं उनकी बात सुने एज अपोज टू अपना तज्जिया दें, क्योंकि हमारा तज्जिया इज इररेलेवेंट एटलीस्ट इन माय ओपिनियन इन द टर्म ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो दैट वाज द इंट्रो कावियाट कि अगर आपने फ़लस्तीन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सुनना है तो दूसरे चैनल पे इंटरव्यू मौजूद है। हम आज बात करेंगे, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट, इंटरव्यूज चल रहे हैं। आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सुनने में कॉन्फर्मेशन आ गई कि शेख रशीद साहब का एक इंटरव्यू चलेगा, तो उस पर बात करेंगे। एंड देन वी विल टॉक अबाउट के सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी काफ़ी हलचल मची हुई है। तो अंबर, आपसे शुरू करते हैं। सवाल मेरा पहला सबसे बड़ा ये है, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, 2 प्लेन्स को स्पेशल परमिशन दी गई है फूल निछावर करने के लिए लाहौर में। सवाल ये है सबसे इम्पोर्टेंट, प्लेन के अंदर गुलाब होंगे या गेंदे के फूल होंगे? चॉइस हम्म। क्या है? मरियम नवाज की चॉइस बताएं कि क्या है। अच्छा, वैसे अगर हम मरियम नवाज साहिबा की चॉइस को मद्देनजर रखें तो मेरे ख्याल में गुलाब की पत्तियां ही होंगी। गेंदे के फूल जो हैं उनका वैसे आई थिंक सिंबॉलिकली गेंदे के फूल होने चाहिए, और मैं आपको बताती क्यों। क्योंकि गेंदे के फूल जो होते हैं वो मायूं या मेहंदी के दिन जो होता है ना, वो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जब तक निकाह पक्का नहीं हो जाता, शादी नहीं हो जाती, तब फिर यानी आपको कि आप गुलाब कह की रही है कि पत्तियां मियाँ नजर साहब का आती हैं। निकाह पक्का नहीं हुआ है अभी तक, अभी अभी बिल्कुल, मैं सिर्फ तो मुंह मीठा कहूंगी। हुआ है। मैं यही कहना चाह रही हूँ, बिल्कुल उजैर। क्योंकि ये जो मियां नवाज शरीफ की वापसी की सिग्निफिकेंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के लिए, वो मैं आपको वजूहात बयान करती हूँ। ये क्यों एक बहुत बड़ा इम्तहान होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए, जिसके लिए आपको ये प्लेन, मेरे ख्याल में कि जो अखराजात किए जा रहे हैं प्लेन को हायर करने के लिए, फूल पत्तियों को निछावर करने के माहौल बनाने के लिए, इस तमाम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सेकंड थर्ड टियर जो, और बल्कि मैं कहूँगी फोर्थ टियर एज वेल, जो लीडरशिप है, वो इस वक्त गुज़िश्ता एक 3 हफ्ते से, महीने से अपने अपने हलकों में, सिलेक्टेड हलकों में जा जाकर कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, जल्द से जुलूस कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि जब मियां नवाज शरीफ पहुंचेंगे, जाहिर है जो जलसा गाह है और बहुत इम्पोर्टेंट तारीखी जलसा गाह है, तो वहाँ एक ठट्टे मारता हुआ समुंदर होगा लोगों का। और उससे पैगाम क्या जाएगा? उससे एक, मियां नवाज शरीफ की 2018 की वापसी जो थी, जब फौजी क़यादत के साथ उनका झगड़ा चल रहा था और वो गिरफ्तार होने वापस आए थे इंतखाबात से कबल, तो उस वक्त ये बताया जा रहा था कि तब भी बहुत तारीखी इस्तकबाल होगा। लेकिन यही मालूम हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने लोगों को, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोगों को, फिर उनको हाथ खोला रखने को कहा गया था। और ऐसा ही हुआ कि कोई नहीं आया, मियां नवाज शरीफ गिरफ्तार हो गए और उनको जेल ले जाया गया।
और आपको उस वक्त सड़कों के भी हालात ये थे कि बहुत सारी, मैं ये नहीं कहूंगी उस हद तक गिरफ्तारियां थी जो होनी चाहिए, लेकिन मुश्किलात जरूर पैदा की गई थी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के वर्कर के लिए, क्योंकि एक वो अच्छा, आपको टेंशन नजर आ रही थी। आई एम जस्ट गिविंग अ लिटिल इफ बैकग्राउंड आई कि इंटरप्ट यू हियर वो वेरी क्विकली, कॉन्ट्रास्ट। यस, बिकॉज क्योंकि आप यस ऑफ कोर्स। जर्नलिस्ट हैं, तो ये एक सवाल लोगों की उस पे, जस्ट फॉर देयर अवेयरनेस, कवरेज के ऊपर भी कदगन थी उस वक्त। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, कितना कवर होगा, कितने लोग एयरपोर्ट पे होंगे? यू कैन गिव द कॉन्टेक्स्ट, बट इट्स अ क्वेश्चन, क्योंकि आप कॉन्टेक्स्ट दे रही थी तो मैं सोचा आपसे पूछूं कि उस वक्त क्या माहौल था मीडिया का। दैट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट, आई विल से कि उस वक्त उस पे पाबंदी नहीं थी। उसमें कुछ एंकर्स थे, मेमोरेबली आसमा शिराजी, मुनीज़ जहांगीर, जो मियां नवाज शरीफ के साथ उन्होंने ट्रैवल भी किया था, इंटरव्यूज भी किए थे, बट एंड आई डू रिमेम्बर बहुत सारे मतलब मुकम्मल पाबंदी नहीं थी, जैसे मियां नवाज शरीफ पे बाद में थी कि वो कन्विक्टेड हैं, सजा याफ्ता हैं, इसलिए उनको टेलीविजन पे आने की इजाजत नहीं है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी इन लोगों से बातचीत करते हुए कि बहुत सारे जो क्लिप्स और जो एक माहौल बन सकता था मीडिया इंटरव्यूज के जरिए, कुछ चीजें नहीं चलाई गई, और हमने थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, इतना खुला माहौल नहीं था। तो ये कॉन्ट्रास्ट, आई थिंक इस इस्तकबाल का मतलब है कि वो उसका भी अजाला किया जाए। जो 2018 को मियां नवाज शरीफ की वापसी थी, जब वो गिरफ्तार होने वापस आए थे, और अब वो अपनी मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान में आजादी मनाने जो आ रहे हैं, उसका एक कॉन्ट्रास्ट कि ये भी, ये फूल पत्तियां, ये हम लाहौरी ओवर द टॉप किस्म का इस्तकबाल जो है ना, वो भी जरूरी था। पर आई थिंक इससे इसका दूसरा बहुत अहमियत उसके लिए क्या है, दूसरी अहमियत एक फौजी क़यादत को भी पैगाम है, क्योंकि हमें देखने की जरूरत है कि एक बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि डील के तहत मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, किस डील के तहत आ रहे हैं, और क्या अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, इस वक्त मियां नवाज शरीफ इसीलिए जाहिर है वापस आ रहे हैं क्योंकि कुछ हालात तो साजगार हैं, और आपको इसका एक इशारा तो मिला था जब हिफाजती जमानत के लिए दरखास्त दायर की गई थी मियां नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और नैब ने जिसकी इस वक्त जो चेयरमैन है उनका ताल्लुक फौज से है, उन्होंने कोई एतराज नहीं उठाया। और ये जाहिर है माजी के बहुत बरक्स है, जहां नैब हमेशा जब भी किसी को हिरासत में रखना हो या गिरफ्तार करना हो, तो हमेशा फौरन एतराज को उठा तो देता है। सो यानी कि दैट नैब का टेल्स यू, सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दिया गया है। मैं कहूंगी कि हालात साजगार हैं, लेकिन अदालतें किस तरह रिएक्ट करती हैं वो डिपेंडिंग ऑन द जज एंड द कोर्ट। सो आई एम गोइंग टू पुट लीव दैट देयर, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल, आई वांट टू लीव दैट देयर। नैब कम से कम इतना हम कह सकते हैं कि वो वाला रवैया नहीं है जो 2016-17 जब जावेद इकबाल साहब चेयरमैन थे, जिनको सर से पांव तक वाला चेयरमैन कहते थे, वो थे। सो एटलीस्ट वहां आपको एक थोड़ी सी एक एक एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग, कुछ आसानियां मियां नवाज शरीफ के पैदा हुई हैं। एंड देन वी आल्सो सीन मरियम नवाज साहिब और कैप्टन सफ्तर के केसेस का क्या बना, और शहबाज शरीफ का केसेस का। सो दैट्स वन थिंग। दूसरा, खला भी पैदा हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कट डाउन टू साइज किया गया है, उनको हर तरीके से जो गायब हुआ, जो गिरफ्तार हुआ, सॉफ्टवेयर अपलोड हुआ, और हम जाहिर हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे उसके बारे में। तो एक खला तो पैदा हो गई है, और ये खला नई जमातें जो इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पैदा की गई हैं, मिडवाइफ की गई हैं, यानी कि जहांगीर तरीन की पार्टी होगी, अलीम खान की पार्टी होगी, या परवेज खटक की पार्टी होगी, खास तौर पर जहांगीर तरीन की, तो वो देर नॉट अ सब्स्टिट्यूट येट, राइट? सो समबडी हैज टू फिल दैट वॉइड इन पंजाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी ये है कि उनका पंजाब में कोई पंजाब में पांव जमे नहीं हुए, और जनूबी पंजाब हो गया जो हमेशा ताकत की हवा जिस वक्त रुख जो चलता है उसके साथ चले जाते हैं, वहां भी आप दाल गली उनकी नहीं है। सो समबडी हैज टू डू इट। PMLN, despite its unpopularity, especially post ये जो PDM की हुकूमत गुजरी है, महंगाई जिस हद तक पहुंची है, still there's still a chance. So I think that at least political space, the freedom for Nawaz Sharif to conduct his political campaign, to organize his political party, वो उनको दी जा रही है। जिस वक्त ये सहूलत जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मुयसर है, उनको रैलीज वो फलस्तीन के हक में करना चाह रहे थे, उनको रोका गया। 21 अक्टूबर को भी वो एक लिबर्टी चौक में जलसा करना चाह रहे थे, उनको रोका गया था। ऑफिशियली भी आप देखें कि ये कह सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब एक वजीर आजम है, लेकिन लंदन से जब उनको अलविदा किया गया था, तो वहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन के लोग भी थे। सो आई थिंक दैट डिफरेंस इज क्लियर इन विच
नहीं, PMLN खुद has हाई is कमिश्नर वहां उनको अलविदा करने आए बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। सो दैट्स वेरी टेलिंग। सो पॉलिटिकल स्पेस इज गेम बीइंग गिवन। और ये जो मीनारे पाकिस्तान का जलसा है, इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को माजी का अजाला करना है और फौजी क़यादत को जाहिर करना है कि बेशक मकबूलियत उनकी कम हो गई होगी, लेकिन उसके बावजूद वो दे कैन स्टिल कमांड अ क्राउड एंड दे हैव इट इन देम टू मेक इट टू द फिनिश लाइन। और जाहिर है वो इलेक्शन कैंपेनिंग होगी तो हमें आगे आगे नजर आएगा, क्योंकि अभी तक तो पोल्स यही कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड में है। सम पोल्स दैट वर डन a few months earlier in various constituencies as well. So that's an uphill task कि एक दिन का एक जलसे का नहीं है, वो तो ऑप्टिक्स होती है। And then comes the hard part of managing the election campaign so you don't lose. And clearly, I think the party in itself has, I think, suffered more as an incumbent government than it did जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पे थी और ये एहतसाब के निशाने पर थे। I'm going to stop here. There's obviously lots more I can say, but your take. नो, थैंक यू फॉर दैट अंबर। मैं दो तीन चीजें इस पे ऐड कर देता हूँ। एक तो ये कि हमने बिलावल भुट्टो जरदारी के रिमार्क्स में एक तरह से इमर्जिंग टेंशन भी देखी कि उन्होंने कहा कि एक शख्स के लिए आइन और कानून को जो है वो रोका जा रहा है उसकी राह हमवार करने के लिए। तो एक इमर्जिंग टेंशन भी है जो इलेक्टोरल सीजन में ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी और PMLN हरीफ हैं, तो वो हमें नजर आएगी। तो वो मुझे एक इंटरेस्टिंग साइड प्लॉट डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है कि क्या मियाँ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो एक तरह से मुके की सियासत वापस डेवलप कर सकेंगे कि नहीं, विद बिलावल भुट्टो एंड मरियम एज द नेक्स्ट sort of heirs to the throne. It sickens me to say it, but this is how Pakistani politics works. They are the heirs to the throne. दूसरी चीज जो इंटरेस्टिंग मुझे लगी इस पूरे बयानिए में वो ये कि PMLN की जो कॉम स्ट्रेटजी है वो बेसिकली कह रही है कि पिछले 1.5 साल को कंट्रोल और डिलीट आप कर दें, कंट्रोल करके डिलीट का बटन दबा दें कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उनकी जो उन्होंने क्लिप्स बनाई और कुछ लोगों को हायर करके बड़ी अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी की वीडियोस बनाई, कुछ अच्छी नहीं बनाई लेकिन कॉन्टेक्स्ट वही था कि जी मियाँ साहब जब वजीर आजम थे तो इन्फ्लेशन 3% या 4% थी और ग्रोथ 6% के करीब थी और सीपैक बन रहा था और पावर सेक्टर में 14,000 मेगावाट प्रोड्यूस हो रहे थे। तो अब वो कितनी कामयाब होती है कि वो लॉजिक के उनका भाई जो वजीर आजम था वो काउंट ही नहीं करता, हम उस पर बात ही नहीं करेंगे और हम अवाम को जो है वो 7 साल पीछे लेके बताएंगे कि क्या मियाँ साहब के कारनामे थे। क्वेश्चनेबल, बट लेट्स सी जब वो रैली में, आई थिंक दैट विल बी द फोकस ऑफ हिज स्पीच एज वेल। 2016 वाली वो बात करेंगे। तीसरी चीज अंबर जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कॉन्वर्जेशन यही है कि किस तरह की डील है, मुंह मीठा हुआ है, निकाह होने वाला है, नहीं वो तो अलग बात है। लेकिन इसके जो गारंटोर हैं हम कह सकते हैं कि काजी साहब जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में काजी साहब नहीं है, सऊदी अरब जो है वो बड़ा अहम गारंटोर है इस पूरी डील के अंदर। मियाँ साहब और शहबाज शरीफ साहब लंदन में सऊदी अरब, कतर और सऊदी अरब के नुमाइंदों से मिलते रहते थे। दुबई जाने से पहले उन्होंने अपनी फ्लाइट चेंज करवाई क्योंकि उनकी एक अहम मीटिंग होने वाली थी सऊदी अरब में जो कि हुई। तो सऊदी अरब भी गारंटोर है इस पूरे मामले में। तो अब वो कितना आगे तक चलता है, सऊदी फंडिंग की भी बात होती है, इन्वेस्टमेंट आएगी, पैसे मिलेंगे। तो मियाँ साहब इज कमिंग बैक एंड ही इज कमिंग बैक नॉट ओनली बिकॉज ऑफ गारंटीज आउट ऑफ पिंडी बट गारंटीज गिवन आउट ऑफ सऊदी अरेबिया। अब तो वो किस तरह शेप अप होता है, वो क्या अग्रीमेंट्स हैं जो ऑनर की जाएंगी, we can only speculate, but let's see. So I wanted to just add that कि इसका एक रीजनल कॉन्टेक्स्ट भी है। और ऑफ कोर्स 2024 में नरेंद्र मोदी विल बी गोइंग इनटू इलेक्शंस एंड पाकिस्तान एंड नवाज शरीफ विल बी गोइंग इनटू इलेक्शंस। तो अगर लोग पीछे जाना चाहें तो 2014 में एक कोशिश की गई थी अमन के लिए और वो साइड लाइन हुई और फिर नारे लगे कि जो मोदी का यार है गद्दार है। मेरी जब दिल्ली में एक मैंने इंटरव्यू किया था फॉर पाकिस्तानमी, तो वहां के एक एनालिस्ट ने कहा था कि व्हेन दिस होल डील वेंट साइडवेज द ऑर्डर्स फ्रॉम दिल्ली टॉप डाउन टू मीडिया फोक्स कवरिंग इट वाज कि आपने नवाज शरीफ को डायरेक्टली टारगेट नहीं करना। इनफैक्ट द गेस्ट आई स्टिल रिमेंबर हिज कोट वाज दैट द ऑर्डर फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस वाज डू नॉट टारगेट आवर फ्रेंड नवाज शरीफ। तो वो मोदी का यार का एक बैकग्राउंड था जो पाकिस्तान में जो नारा लगा। तो क्या ये डील है
क्या कुछ और अग्रीमेंट्स हुई हैं सऊदीज और एमिरातीज और कतरियों के हम्म। साथ, वी विल सी, बट इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग 6 months or so on the Nawaz Sharif and PMLN plus GHQ front. So आगे बढ़ें इससे. Absolutely, and I think that's just as a last sort of line. I think ये भी हमें याद रखने की जरूरत है कि मियां नवाज शरीफ 2019 में तिब्बी बुनियादों पर गए, 4 हफ्ते कहकर 4 साल बाद आ रहे हैं। लेकिन वापसी उनकी एक थोड़ा सा मुख्तलिफ पाकिस्तान भी है। देखें कि जो आई वांट टू रिमाइंड एवरीबॉडी वेरी क्रूशली कि बहुत मुश्किल से जो मीडिया और सिविल सोसाइटी और जो कुछ होते हैं जमहूरियत पसंद सियासतदान, मैं ये बता दूं ऐसे सब नहीं होते, लेकिन जो एक हमारी लड़ाई और जंग रही है जमहूरियत के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के लिए, वो गुज़िश्ता, I would say 2017 onwards has been horribly eroded. We're at this one where, and we will now talk about the next series, which is हमारा जो section है, which is software update interviews. So I think that Mia Nawaz Sharif, given his responsibility, and I would say I'm not saying that I expected of him, and I'm sure he has more to look after his own party than think about this. But as somebody who has um, as somebody जो जिनकी 40-50 साल 40 साल से तो हो गए होंगे, मैं मुझे अंदाजा हो रहा है, trying to do a rough calculation, I lose track of time, I'm that 70s में old. उन्होंने शुरू की थी, लेट 70s में अंबर Yeah, सियासत. yeah. So I'm just saying that given his experience, especially post 1999, and where we are today in terms of constitution and rights, I think Mia Nawaz Sharif को वो भी किरदार अदा करना होगा, not just to get into power. And I would personally hold him to account, and other people perhaps like me as well. हम जाहिर है शायद तवक्को ज्यादा है मेरी, इसलिए क्योंकि आई सी दैट अदर मेन स्ट्रीम पार्टीज, जहां आपने पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो का जिक्र किया था, उनका शायद इन्फ्लुएंस इतना ना हो, बट अब वो भी एक, इट्स बिकम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इल्जाम होता है कि कोई और लाडला होता है, वो जायज भी है, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि वो फिर वो किरदार अदा नहीं कर सकते जो उनको करना चाहिए। एंड आई सी देम रियली टेकिंग अ बैक सीट in this particular time. I don't see a clear, I think, expression in terms of how much we've lost many of those freedoms and rights. So I want to say that is my primary expectation of Mia Nawaz Sharif. It may be for selfish reasons for his party, but I think I would want him to hold him to account for that. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंबर, बिफोर वी गो टू द सॉफ्टवेयर अपडेट इंटरव्यूज, बिकॉज अगेन अगर पाकिस्तान के सियासतदान, स्पेशली जो टॉप लीडरशिप है, दीज आर ऑल मैन हु आर नॉर्थ ऑफ 70 years ओल्ड एट दिस पॉइंट, इमरान Mm, खान हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, बाकी कुछ mm, और भी लोग हों, आई थिंक उन्होंने फैसला करना है अब, क्या उन्होंने बदले की सियासत जारी रखनी है कि नहीं. एंड आई थिंक अगेन जब आप ये बात कर रही थी तो मैं एक मोमेंट सोच रहा था कि जब आई थिंक 2013 की कैंपेन में इमरान खान फेल फ्रॉम द क्रेन और उनको mm, बड़ी इंजरी हुई थी एंड अल्लाह ने उनकी जान बचाई, तो मियाँ साहब वेंट टू द हॉस्पिटल ताज़ियत करने के mm, लिए. एंड आई थिंक वी नीड सम लेवल ऑफ अ रिटर्न टू दैट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स वेयर ये जो mm, लोग हैं वो अब 70 साल की उम्र में अगर आपने बदले की सियासत करनी है जिस तरह आप 40 साल की उम्र में किया करते थे, तो mm, उसका कुछ फायदा ना उस वक्त हुआ ना अब होगा. तो यू mm, आर एब्सोल्युटली राइट कि आई थिंक इन्होंने फैसला करना होगा इवन विद इमरान खान and the way he's being mm, tried in a secret trial, which should not happen. It's mm, ridiculous the way that trial is being conducted. कि does क्या मियाँ नवाज शरीफ और उनके इर्द गिर्द के जो सीनियर सियासतदान हैं, ये जो करंट जनरेशन है, आउटगोइंग जनरेशन मैं से कहूंगा, पाकिस्तान की मीडियन एज पाकिस्तान की कोई 22-23 साल है. yeah. मोस्ट ऑफ पाकिस्तान वाज नॉट बोर्न जब मियाँ साहब ने और पीएमएलएन ने पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम टेस्ट किए थे. थिंक अबाउट Mm, द कॉन्टेक्स्ट, राइट, कि क्या वो एग्जाम्पल किस तरह का सेट करना चाहते हैं एक मुल्क जिसमें मीडियन एज 22-23 साल 24 साल की है. अगर ये बदले की वापस इंतकामी सियासत को फॉलो जो कि किया जा रहा है इस वक्त, अब पीटीआई इज ऑन द mm, रिसीविंग एंड, आई थिंक mm, हम आप मैं हम जैसे लोग जो फॉलो करते हैं पाकिस्तान को वो यही कहेंगे कि 10 साल तो ऑलरेडी गुजर गए, बल्कि 10 से ज़्यादा हो गए. 2007 8 6 7 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात हुई थी.
didn't go anywhere, 17-18 years नीचे slide ही हुआ है पूरा system. I think they have to decide. So I think that's a very important point you made there. Okay, so shall we move on to something that I'm not sure whether we can make light of. It is both scary and par for the course. So interviews क्या है? Software update interviews. इसका मतलब 4 किस्तें हमारी आखिरी किस्त जो है अभी फिलहाल वो आज रात को आनी है. I think by the time we post this podcast शायद शुरू हो गया होगा. I'm not sure how many people will watch the Sheikh Rashid interview with Munib Farooq, who is a एंकर ऑन समा क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच चल रहा होगा उजैर. बट आई विल से कि दैट इज द लेटेस्ट. उससे कबल हमने फरूख हबीब का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी. हमने सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू आदिल शाहजेब के साथ डॉन पे देखा था और उस्मान डार का इंटरव्यू कामरान शाहिद ऑन दुनिया देखा था. और मैं वेरी डिलिबरेटली आई एम नेमिंग ऑल ऑफ दिस एंड स्पीकिंग अबाउट दिस बिकॉज ये चारों थोड़े से गुमशुदा मतलब इनका शुमार गुमशुदा अफराद में था. और इसके बरक्स जैसे मुराद अली सईद है वो भी गुमशुदा है मगर यही बताया जा रहा है कि वो शायद खुद जानबूझकर लापता हुए हैं. हमाद जो है वो अपने ट्विटर पे भी बहुत एक्टिव हैं, वीडियोस भी पोस्ट करते हैं. सो ही इज इन हाइडिंग, यू नो ही इज नॉट अरेस्टेड. अब इनकी गुमशुदगी के हवाले से उस्मान डार हो गए, सदाकत अली अब्बासी हो गए, फरूख हबीब हो गए, शेख रशीद, मालूम हुआ था कि वो फिर भी एक्टिव थे ऑन ट्विटर. फिर गिरफ्तारी का उनका जाहिर है एक ऐलान भी हुआ था. एंड देन यू आल्सो सॉ कि उनके रिश्तेदार जो लव्ड वंस थे या पार्टी के लोग थे वो अदालतों का रुजू भी कर रहे थे कि उनको ढूंढा जाए, उनका अता पता मालूम किया जाए. So that is the latest in the software update interviews. जो सदाकत अली अब्बासी और उस्मान डार के इंटरव्यूज थे. दिलचस्प बात ये की कि बहुत मुतनाज़ा भी रहे थे, सवाल उठे थे कि कितने एथिकल हैं. आई थिंक फरूख हबीब का सबसे कॉन्फिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, and it was a very different style from what happened with Sadakat Ali Abbasi, Usman Dar. Clearly, फरूख हबीब अपनी सियासी करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं. नई पार्टी भी ज्वाइन कर दी. वो ओन चौधरी के साथ बैठे हुए थे जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लीडर भी हैं. सो I think Farooq Habib sounded the most confident. Will it convince anybody when there's so many unanswered questions? और जाहिर है जो एक modus operandi यही नजर आता था. but you know कि ये लोग गायब होते हैं. 1-2-3 दिन पहले इनके फैमिली वाले पूछ रहे होते हैं कि कहाँ हैं, फिर अचानक से ये सामने आते हैं, टीवी स्टूडियो में लैंड करते हैं. There's an interview that really doesn't ask all the questions that you're thinking of. और इट्स नॉट वेरी कन्विंसिंग. एंड फिर पता चलता है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और बात खत्म. इमरान खान साहब को इल्जाम लगाया 9 मई के वाकयात का एंड पुरतशद्दुद वाकयात का. एंड दैट्स इट, रियली दैट्स द एंड. सो शेख रशीद शुड बी इंटरेस्टिंग. आई वुड लाइक टू सी कि मुनीब फारूक किस किस्म के सवाल पूछते हैं जो बाकियों ने नहीं पूछे. और शेख रशीद अपनी गुमशुदगी हवाले से क्या बताते हैं और वो किस हद तक जस्टिफाई कर पाते हैं, क्योंकि जाहिर है हम तवक्को तो यही की जा रही है कि वो अब इमरान खान से अलहदी इख्तियार करेंगे और उनको कुछ बुरा भलाई कहेंगे, क्योंकि यही पैटर्न रहा है. जी थैंक्स फॉर दैट ओवरव्यू अंबर. इस पे मेरे जहन में ये इंटरव्यूज देख के शुरू में जब हुए और ऑब्वियसली डॉन आदिल शाहजेब वाले इंटरव्यू पे एक बड़ी कॉन्वर्जेशन हुई, कुछ एक्सपेक्ट था कि नहीं एयर होगा लेकिन फिर वो हो गया. तारीख है अथॉरिटेरियन रेजीम्स की एंड इफ पीपल हु आर टू यंग टू रिमेंबर दैट, क्योंकि दुनिया काफ़ी बदल गई कोल्ड वॉर के बाद. तो आप जाके गूगल कर लें कि अथॉरिटेरियंस में एक कन्फेशनल वीडियो या स्टेटमेंट का जो है बड़ा एक कल्चर होता था कि आप जो हैं वो स्टालिन के खिलाफ आपने कुछ किया है तो आप अचानक से गुमशुदा होते थे और फिर आपके आगे यू वुड सिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ सॉन्ग्स इन फ्रंट. तो ये प्रोपेगेंडा का एक टूल इस्तेमाल किया जाता था. सद्दाम हुसैन वाज वेरी फेमस इन टर्म्स ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ टूल एज वेल. तो मुझे तो ये एक मॉडर्न डे हाइब्रिड जैसा सिस्टम है पाकिस्तान में, वो वाली कंपैरिजन ही नजर आती है कि दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग दीज कन्फेशनल्स के यू सिंग अ ट्यून एंड देन इट्स प्रोपेगेंडा वैल्यू, राइट. अब वो कितना स्टिक करता है
सोशल मीडिया पे majority of Pakistan is not on it. वो अखबारों में सुर्खियां चलती हैं जी, टेलीविजन पे चलता है इंटरव्यू, कितना रिसेप्शन होती है we don't know, we will not find out until we look back at history. But I think the playbook is exactly that. So I wanted to flag that for the audience कि इसका एक पूरा लिटरेचर मौजूद है इस तरह की hostage confessional statements का in authoritarian regimes. So ये important बात है. दूसरी चीज ये अंबर जो मुझे अफसोस हुआ अभी, आई डोंट नो इफ यू सीन इट, बट एजाज सैयद एंड उमर चीमा डिड अ 1.5 hour इंटरव्यू विद ख्वाजा आसिफ. Khaja Asif ke साथ. I haven't had a chance to see it yet. So That was on it's a my must watch and I to-do think list over the people weekend. people should watch it. और उसके जो पहले 30-40 मिनट हैं, आई थिंक दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज उसमें ख्वाजा साहब जो हैं वो कू के बाद जो हाल थे उनके बारे में अपना जिक्र करते हैं, अपनी स्टोरी बयान करते हैं. कहते हैं कि उन्हें काफी दिनों तक एक 4x6 के सॉलिटरी सेल में रखा गया था, जहां आप अगर करवट लें तो आपका कंधा जो है वो दूसरी तरफ दीवार पे लगता था. फिर उन्होंने बताया कि उनको कहा जाता था कि आप कुछ भी कह दें मियाँ साहब के खिलाफ तो आपकी आसानी हो जाएगी. उन्होंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. फिर नैब के दफ्तर में लाहौर में वो कहते हैं एक साइकेडेलिक कमरा होता था, ही दैट्स हाउ ही डिस्क्राइब्ड इट. उन्होंने कहा मैं खुद कभी वहां नहीं गया, लेकिन उस कमरे में जो भी जाता था दे वुड नॉट रिटर्न द सेम, और काफी दिन लगते थे, घंटों लगते थे रिकवर होने में मेंटली, इवन इन द शॉर्ट टर्म. तो ये आई एम फ्लैगिंग दिस ओनली अमर बिकॉज 1998-99 की वो बात कर रहे हैं. Again, half of Pakistan was not born, was not conceived at that point in time. And we're sitting in 2023, talking about these interviews. Pretty much nothing's changed. कि अगर एक लीडर है, सियासतदान है, सिविलियन है, वो गुमशुदा होता है, ग्वादर में उठाया जाता है, कहा जाता है कि उसको उठाया गया है, असल में अरेस्ट किया गया है, और फिर वो इंटरव्यू में कहता है कि जी नहीं, मैं तो गुमशुदा नहीं था, मैं तो खुद ही छुपा हुआ था. तो आई फाइंड इट रियली रियली बिजार एंड रियली एंगरिंग एंड रियली डिसअपॉइंटिंग कि इतने साल गुजर जाने के बाद दिस इज वेयर वी स्टिल आर एज अ सोसाइटी, or it's being normalized. And the question I have for you, because you're a journalist, what's your view on, if you are a journalist और आपको मालूम है एक शख्स मिसिंग है, और मैं आपसे कहूं कि वो आपको एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देना चाहते हैं जिसपे ऑब्वियसली एक तरह से हेडलाइन बनेगी कि वो ही इज होल्डिंग हिज लीडर अकाउंटेबल फॉर व्हाट हैपेंड ऑन May 9th. What's the journalism ethics here about doing that interview? Because I think again ये conversation पाकिस्तानी मीडिया पे हुई नहीं इतनी ज्यादा, and you're a journalist and I would love for you to educate, क्योंकि हमने ये इंटरसेप्ट पे भी की स्टोरी पे भी एजुकेट किया था लोगों को, सिंगल सोर्स क्या होती है वो. तो if you don't mind, spend some time explaining what's the ethics around that kind of an interview. Okay, all right. So first of all, what we have to understand is we cannot provide a platform for coercive confessions. We have to be very clear and transparent about that. और उसका तरीकाकार क्या होता है कि देखिए, जाहिर है हर सहाफी को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू तो चाहिए होता है, और आपने जज करना होता है कि अगर if somebody says, well, we can give you this interview, you have to obviously set some boundaries and questions for yourself, in order to ensure that you're not going to provide a platform for coercive confessions. तो वो क्या होंगी? आप सबसे पहले तो जिसका इंटरव्यू कर रहे हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी स्टेट ऑफ माइंड को जज करेंगे. बहुत सारे सवाल जो उस वक्त जहन में हैं, you will obviously have to ask those questions, and you will have to see whether they're in the frame of mind to answer those questions. आपको अगर If I may सवालात interrupt you किए very जा रहे quickly, हैं, sure. quickly. अब उस सिचुएशन में अगर अस्यूम करें कि मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई आपको कह रहा है उजैर का इंटरव्यू करें, उजैर मिसिंग है. अब टिपिकली उजैर जो है वो लाया जाता है आपके घर पे इंटरव्यू देने के लिए, स्टूडियो में नहीं, आपके घर पे. वुड दैट काउंट एज एन इमीडिएट रेड फ्लैग टू यू एज अ जर्नलिस्ट टू से कि यार एक सेकंड, ये बंदा मिसिंग था और इसको अब लाया गया है यहाँ पे? नहीं, एब्सोल्युटली. सो अगर वो लाया भी गया है, देखिए, बिफोर यू एक्चुअली रिकॉर्ड द इंटरव्यू, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. चले वो आपके घर ले आए, आप सहाफी हैं और आपने कहा हाँ चलो देख लेते हैं, लेट्स सी व्हाट द सिचुएशन इज, मे बी देयर इज एन अपॉर्चुनिटी हियर. सो द अपॉर्चुनिटी is the first opportunity is when that person is being brought to your house. You should not, absolutely not, conduct a recorded interview until you have asked those questions. And
are very clear, that you get an answer to several questions on the record कि आप कहाँ थे, आप इस वक्त क्यों आ रहे हैं, and obviously there's lots of follow up and counter questions as well. आपके साथ क्या सुलूक किया गया था, आप बताने को तैयार हैं, आप अगर अपने लीडर के आप उस वक्त आप बढ़ चढ़कर टेलीविजन पे अपने सोशल मीडिया पर उनकी सपोर्ट कर रहे थे, तो ये 3 हफ्तों में क्या हुआ जिसकी बुनियाद पर आप अपना जहन आपने अपना तब्दील कर लिया है। मिसाल के तौर पर जिसको गिव यू एन एग्जांपल, उस्मान फारूक हबीब ने भी बात की कि इमरान खान जो 9 मई के वाक़यात इसमें बराह रास्त मुलविस थे, but he doesn't actually say he did not actually say that he was privy to any of these conversations. You will have to challenge the person on many points. And that is actual, I think, journalism. And you need to be very, very clear that if somebody is giving you a list of questions, you have to make that those questions, and you have to ensure. I think at least agar if somebody has brought that person over to you for interviewing, कि वो उनको आप अकेले में उनसे बात करके ये you make sure that this interview passes those tests and standards. If you feel after all these questions that it is a coercive confession, then you should not be a party to it. And you should be very clear. I think the interesting thing with Sheikh Rashid is there are two conflicting actually perspectives के हुआ क्या. मुनीब ने अपने YouTube चैनल पे ये कहा है कि शेख रशीद साहब ने मुझे खुद मैसेज किया था और मैं उनके घर गया था और उनसे बात की थी और वगैरह वगैरह, हालात ठीक है. असद अली तूर कह रहे हैं कि शेख रशीद को समा के दफ्तर बहुत बुरी हालात में लाया गया था. I don't have information on which one is true, but I will say कि at least मुनीब has spoken about the circumstances before the interview. जबकि मैं कहूंगी कि कामरान शाहिद जब वो कहते हैं कि अच्छा वो अदालत में उनको शायद तलब होंगे, लेकिन जब केसेस मेरे घर आ गए थे और इंटरव्यू किया, इसका मतलब है कि केसेस खत्म हो गए. दैट इज नॉट ट्रांसपेरेंसी. जब आदिल शाहजेब से पूछा गया और ये अफवाह चली थी कि ये इंटरव्यू रोका गया है, और मेरी डॉन में लोगों से बात हुई थी, उस वक्त कुछ कह रहे थे कि नहीं हुआ, कुछ कह रहे थे बिल्कुल हुआ, और ये ऐसे हुआ. Again, that's not transparency. I think Adil went on air afterwards and presented a very poor defense of the actual interview itself. So being transparent, especially we have to be mindful of the fact that जो हमारे audiences हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, we must respect them and their opinion and their questions, because हालात इस वक्त क्या हैं कि एक ही स्टैंडर्ड किस्म का एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो आपने बात की थी कि सिंगिंग द ट्यून ऑफ द फ्यूरर वाली और फैशिस्ट और व्हाटएवर, उसकी वाली बात है. Then you have a greater responsibility to ensure transparency in terms of how that interview came about. Try and be honest, and if you think that it doesn't pass the smell test, don't do it. It's not worth it. Thank you for that, Amber. And एक follow up very quickly, because again लोगों को for just for their awareness, जब even general interviews जब आप करती थी या आप करती हैं, exclusive होता है, one-on-one होता है. For example, मैं podcast पे लोगों से जब conversation करता हूँ, whether it's Miftah Ismail or an academic, मैं उनको कहता हूँ कि जी मेरे ब्रॉड स्ट्रक्चर इस कॉन्वर्जेशन का इस तरह का होगा और ये 4-5 ब्रॉड सवाल हैं जिस पे मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, और वो मैं भेजता हूँ उनको ahead of time, so they're prepared. In typical one-on-one media interviews, especially with senior politicians and folks like, Usman Dar ho gaye, Imran Khan ho gaye, Asif Ali Zardari ho gaye, what's the standard procedure? Is it typically कि आप वही सवाल पूछेंगी जो आपने देने हैं पहले, कि do typically journalists say कि नहीं मैं एक conversation करूंगी, I can give you the themes. I'm asking because people don't know कि ये process है क्या, पर्दे के पीछे process चल क्या रहा होता है. Yeah, I mean there are people who ask for questions and you say no. और आप हमेशा उनको बताते हैं हम ज़रा ये 2-3 चीजें हैं जिन पे हम बात करेंगे, लेकिन हम एक खबर रसां इदारा हैं या हम खबरें देते हैं. अगर उस दिन कोई नया सवाल आए, कोई नई खबर हो, उस पर भी हमसे आपसे सवाल कर सकते हैं. You have a right to refuse it if you don't want to answer that question. It's as simple as that. You don't give questions beforehand. Also, you also sometimes get into trouble because if the interview goes on longer, then you do edit down, and वो अक्सर हमें हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि out of context. And I think most memorably for me was the Sartaj Aziz interview that I did, जिसमें उन्होंने कहा था कि there's good Taliban and bad Taliban.
और हम पे काफी सख्ती आई थी बीबीसी पर, और हमसे ये भी कहा गया था कि आप फुल इंटरव्यू उसको नशर करें या शाया करें। हमने कर दिया, लेकिन यही नजर आया कि जब जो दैट पोर्शन ऑफ द इंटरव्यू वाज अनएडिटेड, we hadn't edited any of it, so it wasn't taken out of context. हम्म। So it's okay in terms of transparency, you can sort of थोड़ी सी आप गिव कर सकते हैं, but not in terms of the content. You can't, they can't be dictated, the questions shouldn't be dictated. या आई थिंक ये चीज, यही वाली चीज जॉनथन स्वान के साथ हुई थी जब उन्होंने इमरान खान का इंटरव्यू किया था, कि वो कह रहे थे आपने एब्सोल्युटली नॉट, और ये वाली चीजें काट के चलाई हैं, इवन दो उसका एक्सियोस का फॉर्मेट ही बड़ा शॉर्ट और एडिटेड होता है। और फिर पीटीआई ने पूरी नशर कर दी थी कॉन्वर्जेशन, उनकी अपनी जो रॉ Yeah. फुटेज थी, which also was unethical because that's not how you do things. Very unprofessional. I found it, and I spoke with people in DC who said this is not how it's done. और अगर इस टॉपिक पे जो ऑडियंस है और ज्यादा समझना चाहती है, किताबें ज्यादातर लोग पढ़ते नहीं है, तो आई वोंट रेकमेंड अ बुक, बट आप फ्रॉस्ट निक्सन देखें, बड़ी जबरदस्त मूवी है, और वो एक क्लासिक इंटरव्यू है। ओरिजिनल भी आप अगर देखना चाहें तो गूगल करके देख लें, लेकिन उस मूवी के अंदर जो है, आई थिंक, आई डोंट नो हाउ यू फील अबाउट इट अंबर, बट इट डज अ वेरी गुड जॉब, एटलीस्ट फ्रॉम माय ओपिनियन, टू टेक द वॉचर थ्रू असल में ये बिल्डअप Yeah. और ये जो बैटल ऑफ द नर्व्स होता है किस तरह किया Yep. जाता है। Yep, absolutely. I mean, आपको खबर चाहिए होती है, आपने you have to question them on their contradictions. It's a difficult one. Live और भी मुश्किल होता है, which is why I mean very few can manage to do it really well. या तो चलें अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक, डू वी हैव अदर स्टफ टू टॉक अबाउट बिफोर वी गो I टू just द want to नेक्स्ट? quickly, so I want to say कि यस। मैं अब, क्योंकि हमने बहुत लंबी बात कर ली है, क्योंकि हमने 2 हफ्ते बाद हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है। A couple of things that we need to watch out for in terms of the courts. ठीक है, we're not going to discuss this in detail, but I want to say कि military courts पर फैसला आने वाला है, और उस 5 रुकनी बेंच में जस्टिस इजाजुल एहसन और मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस आयशा मलिक वो भी शामिल हैं। इलेक्शन, जस्टिस बंदियाल की तरह की बेंच वो लग रही है, जी व्हिच जी विल बी इंटरेस्टिंग टू बिल्कुल, वॉच। yes it should be an interesting thing to watch. जो इस्तदा की गई थी वो ये मतलब ये कहने का था, the request was कि इसको एक full court को सुनना चाहिए, so let's see which direction that takes. That's coming up the next week. फिर इलेक्शन की तारीख 90 दिन में इंतखाबात होने थे, जाहिर 90 दिन तो मुकम्मल हो जाएंगे अभी, by the time I think at the end November में ही 90 दिन पूरे हो जाएंगे, so we'll have crossed that date in November, but that is also due and coming up, and I believe उसमें ये 3 रुकनी बेंच है जिसमें काजी फायजीसा साहब खुद सरबराही कर रहे हैं। वेरिया टाउन का केस इस वक्त चल रहा है, जो पैसे पाकिस्तान को वापस मिलने थे, यानी कि पाकिस्तानी अवाम को वापस मिलने थे, एक जुर्माना आयद किया था कोर्ट ने, अदालत ने, सिंध हाई कोर्ट ने, लेकिन वो पैसे जो एक डील के तहत बरतानिया में मलिक रियाज ने वापस किए, वो डील शहजाद अकबर ने की थी, और फिर वो पैसे वापस आए, वेंट एक्चुअली टू, वो जुर्माने के लिए वापस आए, और ये भी अभी मालूम हुआ है अभी जो एक हियरिंग हुई है कि वो पूरे पैसे भी वापस नहीं दिए गए। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग केस। और साइफर केस, उसपे इफ आई मे जस्ट फॉर द ऑडियंस क्लैरिटी, एक कोर इशू इस पूरे केस का ये है कि जुर्माना कोई 400 अरब रुपए का था, और जो शहजाद अकबर ने डील की वो सेपरेट एक इशू था, और वो पाकिस्तान पैसे आने थे। और जो क्वेश्चन है वो ये कि क्या उस डील के तहत जो 400 अरब का अकाउंट था वो बैलेंस किया जा सकता है या नहीं। मेरे नजदीक तो नहीं, दिस इज नहीं हो रिडिकुलस, सकता, वो नहीं हो बरतानिया वाले जो सकता। हैं वो एक अलग हेड में है, दैट वाज मेंट टू कम बैक टू द पाकिस्तानी टैक्स पेयर इन द सेंस एक्चुअली, राइट, तो हमारी ट्रेजरी में जाने थे। और जो जुर्माना था सिंध हाई कोर्ट ने जो आयद किया था वो अलग जुर्माना था, एब्सोल्युटली सेपरेट, यू वो कांट सिंध यूज। के शहरियों की आबाओ अजदाद की जमीन पे कब्जा करने पे, विच ऑल्सो वाज अ रिडिकुलस डिसीजन, कि आप कह रहे हैं कब्जा कर लो और उस पे प्लॉट बना लो और पैसे दे दो, जुर्माना अदा पैसे दे दो, दिस इज रिडिकुलस, हमें बट वो पैसे दे दो, जुर्माना वो हुआ ही नहीं है। जिन लोगों का जमीन गई है उनका क्या बनेगा, हाँ बट एनीवे। एग्जैक्टली। But anyway, so that's the case. It's really important. Malik Riaz has generally been considered untouchable. Let's see. Cypher case, that's also important. Imran Khan और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ असद मजीद जिन्होंने साइफर लिखा था, उनका भी एक स्टेटमेंट FIA को जमा हो चुका है, जिसमें उनका दावा है
कि इससे पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत मुतासर हुए थे. But that's indictment and other things are coming up as well. That's sort of the development that's happened. So lots of action in the court. अच्छा, ये साइफर वाले इशू पे आई थिंक जब हमने इस पे लास्ट बात की थी 3 हफ्ते पहले या कुछ, तो एक कमेंट भी आया था और फिर मैंने सोशल मीडिया पे आई थिंक somebody tweeted as well कि I probably got it wrong in terms of describing कि साइफर का कोड होता है नहीं होता. तो I read and we both read some comments like that and I went back. मैंने लोगों से पूछा, I spoke with diplomats as well. और फिर ये जो असद मजीद की जो स्टेटमेंट है जो कि ऑनलाइन आ चुकी है, उस पर भी इसका हवाला दिया गया है. इट इज इंडीड अ कोडेड मैसेज. इसका एक कोड होता है, इसका एक डिकोडिंग प्रोसेस होता है. Sometimes it's used through separate machines, that code. Sometimes it's just a code that is used and transmitted. But it is both coded in the embassy and then decoded in the foreign office. So I know that there are modern ways of encrypting data, and those encryptions are at this point in time without quantum computing unbreakable. But to the best of my knowledge, because I read that comment or I wanted to make sure that if I was misrepresenting that information, I checked. तो मैंने जिन लोगों से बात की है जिन्होंने खुद इस तरह के कोडेड मैसेजेस जो हैं वो प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, इंडीड पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस में एक कोडेड मैकेनिज्म है. और असद मजीद खान की जो स्टेटमेंट है उस पर भी वो वही कहते हैं कि कोडेड मैसेज भेजा गया था. और उस कोड का एक आखिरी स्टेप जो मुझे मालूम नहीं था उस वक्त, और ये पता चला बात करने के बाद, कि जो डीकोडेड मैसेज है वो क्लोज होल्ड रखा जाता है, 4-5 लोग या ओनली नीड टू नो बेसिस पे सर्कुलेट किया जाता है, फॉर एग्जांपल द प्राइम मिनिस्टर, द फॉरेन मिनिस्टर एक्सेट्रा. और अगर डिसीजन मेक की जाती है कि अब इसको ब्रॉडर ग्रुप के अंदर शेयर करना है, तो उस कोडेड मैसेज की समरी जो है वो शेयर की जाती है. डीकोडेड मैसेज नहीं शेयर किया जाता जो कम्युनिके आता है या साइफर जिसे हम कहते हैं आता है, टू इवन प्रोटेक्ट द सैंक्टिटी ऑफ द code and the mechanism of the coding itself. So I just wanted to flag that for our audience क्योंकि a comment आया था and I did check. Again, if you feel that I'm still incorrect, would love for you to share more input. We will get to it. But जो मैंने बात की है, this is what I was told. Okay, no, thank you for cross-checking on that. I know because we got that comment on Twitter. I want to say that I don't want to talk about winners and losers simply because when I think of the Pakistan-Australia match at the World Cup, it's been progressing. I feel like it's. I don't know what your expectations for today's match are. Sorry, Uzair. Lekin I think Pakistan's performance has been very underwhelming. So all I'm thinking of is losers. Well, I would say that yes, the cricket team has been performing poorly. Or as we were recording this, thoda sa comeback hua hai. So I don't know कि by the time we go live with the podcast, what the situation is. लेकिन मैं अपने दोस्तों को सुबह से ही कह रहा था कि आपने घबराना नहीं है. It's a different pitch. It's a very different ground जिस पे high score होता है. But let's see. They've not been mentally. I don't think they've been there. As a team. But I think for me, I agree there are no winners on my book this week as well, Amber. But I think there is one loser. And I think, again, we started this podcast with the fact that we are not the experts. But I would say the loser for me for the last 2 weeks has been humanity. The way in which people have attacked each other, the way in which the conversations have unfolded in various ways. And we don't need to get into that. But it's really at a personal level made me think about humanity होती क्या है एक इंसान की और हम लोगों की. I'm going to say that I think the last weeks and the Israel-Palestine conflict has been to me about how destructive and evil humanity can be. And I think it's such a broad general statement that I don't know what else to say to that, so I'm going to agree with you. So on that note, we will try to be more regular. We keep promising and we keep failing on that promise, but we will hopefully see you next week. Until then, leave your thoughts and comments below. And again, as I said, if you want to learn about the conflict and what's going on, check out the link in the description and we will see you next week. Khudafis. Khudafis.